Good evening to all of you, and let's start today's session on common errors from Objective General English. And it is set 6 today, and I'm going to explain from 1 to 25. All these questions are dependent upon preposition. All these have been taken from Objective General English. So let's start the session. Welcome to all of you. And the very first question that is on your screen is: he was honorably acquitted from the charge. He was honorably acquitted from the charge. Now you have to give the answer. आप सभी आंसर दें. शब्द यहाँ है एक्विट. आपको मालूम है एक्विट मीन्स होता है रिहा करना. आप सभी आंसर दें. अगर हम एक्विट का ये वर्ब है अपने आप में, और यदि हम एक्विट का नाउन बनाएं तो यह एक्विटल हो जाता है, और इसका हिंदी हो जाता है, उर्दू का है रिहाई. रिहा करना, रिहाई, ये दोनों उर्दू हैं. बरी कर देना, तो ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम द चार्ज, यानी उसे चार्ज से बाइज्जत बरी कर दी गई. जो अभियोग, जो आरोप उसके ऊपर लगाए गए थे, उससे उसे बरी कर दिया गया. तो यहाँ जो ऑफ लगना चाहिए था, इसके बदले फ्रॉम था. यही आंसर गलत था. एक्विट के बाद आप हमेशा एक्विट हो चाहे एक्विटल हो, दोनों के बाद हमेशा आप ऑफ का प्रयोग करें. ऑनरेबली बाइज्जत यानी ससम्मान, सम्मान के साथ उसे आरोप मुक्त कर दिया गया. तो 1 का आंसर बी होगा. नाउ इट इज 2 ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज: अजय वॉज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा एंड अल्टीमेटली ही डाइड बाई इट. यू नो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. अजय कोलेरा से पीड़ित था और अंततः अल्टीमेटली, अल्टीमेटली एडवर्ब है, इसका हिंदी होता है अंततः. अंततः उसकी मृत्यु कोलेरा के कारण हो गई. तो आंसर सी होगा. डाई के साथ यहाँ हमें ऑफ का प्रयोग करना होगा. आप याद कर लें, टू डाई ऑफ ए डिजीज, किसी भी बीमारी से मरने के लिए डाई के साथ ऑफ का प्रयोग ही होता है. डाई ऑफ अ डिजीज, इट्स वेरी सिंपल एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड so many times in various examinations. डाई के बाद हमेशा ऑफ लगाएं. डाई के साथ अन्य कई प्रेपोजिशन लगते हैं, जैसे टू डाई फॉर समवन, किसी के लिए प्राण त्याग देना. देश के लिए अगर कहें, जान न्योछावर कर देना, तो वहाँ डाई फॉर द कंट्री होगा. युद्ध में मारा गया, वार हो, बैटिल हो, एक्सीडेंट हो, या किसी भी तरह का डिजास्टर हो, सब में डाई के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं. तो डाई ऑफ, डाई फॉर, डाई इन. डाई बाई वायलेंस होता है, हिंसा में मारा जाना, तो ये हमेशा पैसिव में आएगा. टू डाई बाई वायलेंस. डाई थ्रू नेग्लेक्ट, उपेक्षित होने से मर जाना. डाई थ्रू नेग्लेक्ट, उपेक्षित होने से मर जाना. डाई थ्रू नेग्लेक्ट. हाँ, अब भूख से मरने के लिए भी डाई के साथ ऑफ आता है. प्रायः लोग फ्रॉम लगा देते हैं, जो कि गलत होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. इट इज 3 ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज: वी रिटर्न टू द गेस्ट हाउस. हम लोग अतिथि गृह में वापस चले आए.
इम्प्रेस्ड बाई वॉट वी हैड सीन, जो कुछ वहाँ देखे उससे प्रभावित होकर हम लोग अतिथि गृह वापस लौट आए। उससे प्रभावित होकर यानी उस चीज से प्रभावित होकर, पर्सन होता तो बाई का प्रयोग करते, यहाँ उन चीज़ों से ये प्रभावित हुए हैं जो वहाँ देखे हैं, तो इम्प्रेस्ड विथ समथिंग होता है और इम्प्रेस्ड बाई ए पर्सन होता है। इम्प्रेस्ड विथ समथिंग एंड impressed by a person, both are equally correct। जिनकी जरूरत हो उनका इस्तेमाल करें। Now it is 4 on your screen and the question is, I am pleased to sanction one special increment to all the employees with this month। इस महीने से एक खास वृद्धि सभी एम्प्लॉयज़ को दे करके मैं प्रसन्न हूँ। सभी के लिए एक इंक्रीमेंट सैंक्शन करके मैं प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर सेंस है ना, इस महीने से, तो यहाँ हमें विथ के जगह फ्रॉम का प्रयोग करना होगा, यानी आंसर डी होगा। कोई आदमी है जो स्पेशल इंक्रीमेंट यानी वृद्धि किया है पेमेंट इत्यादि में, और उस पेमेंट इत्यादि में वृद्धि से वह प्रसन्न है, खुश है। अब कई बार आप सोचते हैं कि प्लीज्ड के बाद विथ होना चाहिए, लेकिन ये भी आप ध्यान रखें कि प्लीज्ड प्लस 2 प्लस V1 बिल्कुल सही है, करेक्ट होता है, यह गलत नहीं होता। हाँ, प्लीज्ड के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो आप विथ का प्रयोग कीजिए, प्लीज्ड विथ ए पर्सन। लेकिन प्लीज्ड के बाद वर्ब है तो टू का प्रयोग आप करेंगे, भ्रम में नहीं पड़ना है। नाउ इट इज 5 हियर एंड द क्वेश्चन इज, इट मस्ट बी सेड टू हिज क्रेडिट दैट ही स्टूड टूवर्ड्स हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थीन। अब यहाँ यह एक इडियम है, थ्रू थिक एंड थीन, जिसका अर्थ होगा हर परिस्थिति में, और यहाँ थ्रू ही लगेगा, फिक्स्ड है। आज का एरर मैक्सिमम प्रेपोजिशन पर आधारित है और सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कंपटीशन में प्रेपोजिशन की अहम भूमिका होती है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो थ्रू थिक एंड थीन इट मीन्स हर परिस्थिति में। तो इट मस्ट बी सेड टू हिज क्रेडिट दैट ही स्टूड टूवर्ड्स हिज फ्रेंड, आंसर सी होगा। यहाँ फ्रेजल वर्ब का प्रॉब्लम है, ये जो टूवर्ड्स है यह गलत है। अब यहाँ हमें टूवर्ड्स के जगह पर बाई का प्रयोग करना होगा। क्यों? तो यह फ्रेजल वर्ब है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई मीन्स होता है मदद करना, स्टैंड बाई मदद करना या समर्थन करना, स्टैंड बाई मदद करना या समर्थन करना। स्टैंड अगेंस्ट मीन्स विरोध करना। आप सभी इन्हें नोट करके याद करेंगे, सभी परीक्षाओं में प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। स्टैंड अगेंस्ट विरोध करना, स्टैंड फॉर के पक्ष में खड़ा होना, स्टैंड डाउन चुनाव में खड़ा होकर बैठ जाना, नॉमिनेशन कराकर बैठ जाना स्टैंड डाउन कहलाता है। यानी नॉमिनेशन वापस ले लेना। तो आंसर 5 का सी होगा। फ्रेजल वर्ब से यह क्वेश्चन था। नाउ इट इज 6 एंड द क्वेश्चन इज, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय सी, समुद्री मार्ग से सामानों को भेजना, इज चीपर दैन लैंड, लैंड यानी भूमि मार्ग से, सड़क मार्ग से भेजने की अपेक्षा सस्ता है।
तो लैंड सिर्फ लिखने से नहीं होगा, जिस तरह से यहाँ बाई सी लिखा गया है वैसे ही यहाँ लिखना होगा बाई लैंड, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी बाई सी समुद्री मार्ग से, तो बाई लैंड लिखेंगे तब होगा सड़क मार्ग से, और तब तुलना जो है वो पैरेलल में हो पाएगी। यानी इस तरह से आंसर 6 का डी होगा। ट्रांसपोर्ट मीन्स भेजना होता है। नाउ इट इज 7 हियर। Ritu was conscious to all that was going on around her place. रितु उन सभी चीज़ों के प्रति जागरूक थी जो उसके स्थान के इर्द गिर्द हो रहा था। तो कॉन्शस टू नहीं होता है, कॉन्शस ऑफ होता है। यहाँ टू के जगह पर ऑफ का प्रयोग करना होगा। कॉन्शस अपने आप में एडजेक्टिव है और यह प्रेपोजिशन ऑफ लेता है। कॉन्शस के साथ हमेशा आप ऑफ का प्रयोग करें, यह अपने आप में एडजेक्टिव है कॉन्शस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 8 हियर एंड द क्वेश्चन इज आई वांट दिस डॉक्यूमेंट टू बी डिटैच्ड ऑफ द मेन फाइल एंड सेंट टू मी। मैं चाहता हूँ कि यह डॉक्यूमेंट मेन फाइल से अलग करके मुझे भेज दिया जाए। तो टू डिटैच समथिंग, टू डिटैच समथिंग फ्रॉम समथिंग होता है, और इस डिटैच मीन्स होता है अलग करना। तो इस स्थिति में आप जो यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ देख रहे हैं यह गलत है, और इस ऑफ के जगह पर फ्रॉम का प्रयोग करना होगा। यानी 8 का आंसर बी होगा। आप सभी भी जवाब जरूर दें। नाउ इट इज 9। इट इज easy to see that a lawyer's demeanor in court may be prejudicial against the interests of his client। आप जानते हैं क्लाइंट मीन्स होता है मुवक्किल, क्लाइंट मीन्स मुवक्किल। शब्द है आपके सामने डिमीनर, तो इस डिमीनर का हिंदी होता है आचरण। इस डिमीनर का हिंदी होता है व्यवहार, पहनावा, पोशाक, बात करने का ढंग, ये सब डिमीनर कहलाता है। तो इसके सिनोनिम के रूप में हम मैनर का प्रयोग करते हैं, बिहेवियर का प्रयोग करते हैं, अपीयरेंस का प्रयोग करते हैं, बात करने का ढंग, कपड़ा पहनना, ये सभी चीज़ें डिमीनर के अंतर्गत आती हैं। कोई कैसे किससे बात करता है, क्या उसका पहनावा होता है, ये सब डिमीनर के अंतर्गत आता है। फिर एक शब्द यहाँ सीखने लायक है, प्रिजुडिशियल जो है यह एडजेक्टिव ऑफ प्रिजुडिस है। एडजेक्टिव ऑफ प्रिजुडिस, एंड यू नो प्रिजुडिस मीन्स होता है पक्षपात, बायस। तो इट इज़ ईजी टू सी दैट, यह देखना आसान है कि ए लॉयर्स डिमीनर इन कोर्ट, वकील का कोर्ट में व्यवहार, मे बी प्रिजुडिशियल अगेंस्ट, अपने क्लाइंट के रुचि के प्रति उसका जो व्यवहार होता है, आचरण होता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। अब प्रिजुडिस का पक्षपात हमने कहा और हिंदी हम पूर्वाग्रह बोल दिए, इसी को तो पूर्वाग्रह भी कहते हैं। अब प्रिजुडिस का प्रिजुडिशियल एडजेक्टिव हो जाता है, और दोनों के साथ ही प्रिजुडिस हो चाहे प्रिजुडिशियल हो, अगेंस्ट का ही प्रयोग होता है। तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंतर्गत कोई एरर ही नहीं है। नाउ इट इज 10 ऑन योर स्क्रीन एंड आप सभी आंसर दें। ऑफ व्हाट आई नो ऑफ हिम आई हेजिटेट टू ट्रस्ट हिम। मैं उस पर विश्वास करने में हिचकिचाता हूँ जो कुछ मैं उसके बारे में जानता हूँ उससे। यानी फ्रॉम व्हाट आई नो यहाँ होना चाहिए था, जबकि लिख दिया गया है ऑफ व्हाट आई नो।
फ्रॉम व्हाट आई नो, फ्रॉम व्हाट आई हैव, इस तरह से, यानी जो कुछ मेरे पास है, फ्रॉम व्हाट आई नो, जो कुछ मैं जानता हूं या जो मैं जानता हूं उससे मैं उस पर भरोसा करने में हिचकिचाता हूं। तो यहां पर प्रेपोजिशन जो है फ्रॉम चाहिए था, गलती से ऑफ लगाया गया, मैंने एरर दिया गया था। हेजिटेट मीन्स हिचकिचाना, सहम जाना, आप जानते हैं। नाउ इट इज 11। द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज, बहुत ही कम उम्र में राजकुमार गद्दी पर आरूढ़ हो गए। तो यहां आंसर बी होगा, केम ऑन द थ्रोन जो यहां दिया जा रहा है यह गलत है, कम टू द थ्रोन होता है। तो यहां पर ऑन के जगह किसका प्रयोग करेंगे, टू का। कम टू द थ्रोन यानी गद्दी पर बैठना, राज्याभिषेक होना। कम टू द थ्रोन, प्रेपोजिशन टू चाहिए था, जबकि वहां पर ऑन लगाया गया था, इसलिए आंसर बी होगा। नाउ इट इज 12 ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज, कंसीडरिंग अबाउट द फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज ऑफर्ड हिम ए सीट। तथ्यों पर विचार करके प्रिंसिपल ने उन्हें एक सीट ऑफर किया। तो कंसीडर के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, प्रेपोजिशन की नहीं। कंसीडर के साथ, डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग न करें, डिस्क्राइब के साथ अबाउट का प्रयोग न करें। आंसर ए होगा। मैं लिख देता हूं, आप सभी याद कर लेंगे। कंसीडर, डिस्कस, डिस्क्राइब, इन सबके साथ अबाउट लगा करके एरर दिया जाता है। अबाउट आप देखते काट दें, इनके साथ अबाउट का प्रयोग ही नहीं होता है, बिल्कुल इनके साथ अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आंसर ए होगा। इट वॉज सो सिंपल। कंसीडरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, विचार करके अर्थ होगा। नाउ इट इज 13 ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज, टू वीमेन वर बिटवीन दोज किल्ड इन द फायर। आग में जो लोग मरे उनमें दो औरतें थी। दैट ब्रोक आउट द होटल, एट द होटल, यानी जो आग होटल में लगी थी उनमें मरने वालों में दो औरतें भी थी। तो मरने वालों की संख्या अधिक है, दो तो औरतें थी, तो आंसर ए होगा। और हमें बिटवीन के जगह पर अमोंग का प्रयोग करना होगा। अब यहाँ एक फ्रेजल वर्ब आपको मिल रहा है, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट इट मीन्स फैल जाना, फैल जाना। अब इसका प्रयोग हम किसके किसके लिए करते हैं, तो आग के फैलने के लिए, महामारी के फैलने के लिए, अफवाह के फैलने के लिए, या अन्य अशुभ चीज, अन्य अशुभ चीज के फैल जाने के लिए हम ब्रेकआउट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बिटवीन के जगह अमोंग होगा, आंसर ए होगा। नाउ इट इज 14 हियर एंड द क्वेश्चन इज, द एंग्री बोट्समैन थ्रू द क्रैक्ड ओवर इन द रिवर एंड रिटर्न्ड होम। एंग्री बैट्समैन यानी क्रोधित बैट्समैन अपने क्रैक्ड ओवर को, ओवर मीन्स पतवार होता है जिसकी सहायता से नाव इस पार से उस पार ले जाई जाती है, तो पतवार है, वो क्रैक कर गया। और जब वो क्रैक कर गया तो उसे फेंक दिया, तो फेंक दिया रिवर में। तो इन द रिवर नहीं होगा, इनटू द रिवर होगा। थ्रो इनटू द रिवर होता है, इन द रिवर नहीं होता, इसलिए आंसर सी होगा। नाउ it is 15 here and the question is, the third world countries must adopt a radically different approach
फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए। अडॉप्ट, अडॉप्ट मीन्स होता है अपना लेना, गोद ले लेना, स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट इसका सिनोनिम होता है। बहुत अच्छा इसमें शब्द मिलेगा आपको, और भी शब्द देख रहे हैं। रेडिकली, आमूल रूप से, बड़े पैमाने पर, डिफरेंट अप्रोच। अब क्वेश्चन बताने से पहले मैं वर्ड बता दूं, बड़ा अच्छा वर्ड है इसके अंतर्गत। डिसेमिनेशन है। डिसेमिनेशन मीन्स होता है फैलाव, खास करके नॉलेज के फैलाव के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफ्यूजन, इसका सिनोनिम हो जाएगा स्प्रेडिंग, इसका सिनोनिम होगा डिस्पर्सल। डिस्पर्सल, फैलाव ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन व्यू ऑफ द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ जो कहा जा रहा है, द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट अ रेडिकली डिफरेंट अप्रोच, यानी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उन्हें सजेशन दिया जा रहा है अवश्य ही उन्हें बिल्कुल अलग अप्रोच को, किसके प्रति, तो अप्रोच टू होता है, यही यहाँ पर एरर है। अप्रोच टू द डिसेमिनेशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, सजेशन यहाँ पर स्ट्रांग रूप से दिया जा रहा है कि जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उनके फैलाव के लिए बिल्कुल ही अलग तरह के अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। इन व्यू ऑफ द नेचर, प्रकृति के दृष्टिकोण से, और उनकी समस्याओं की जो तीव्रता है, मैग्नीट्यूड है, उसके व्यू से, उसके दृष्टिकोण से। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है तीव्रता, मैग्नीट्यूड तीव्रता, पैमाना को बताने के लिए आता है। तो आंसर बी होगा, फॉर के जगह टू का प्रयोग करेंगे। नाउ इट इज 16 हियर, येट द राइटर्स हैव नो क्वैम्स इन डिपिक्टिंग द ग्लोरी डिटेल्स ऑफ द वायलेंस। वायलेंस का जो गोरी है, सॉरी मैंने ग्लोरी पढ़ दिया, गोरी, गोरी डिटेल्स। और गोरी मीन्स होता है रक्त रंजित, रक्त रंजित। सिनोनिम होता है ब्लड बाथड, खून में सराबोर, रक्त रंजित। तो येट द राइटर्स हैव नो क्वैम्स। अब यहाँ जो शब्द आप इन देख रहे हैं यही गलत है, इन के जगह पर अबाउट का प्रयोग होगा। क्वैम के साथ अबाउट का यूज होता है। अब क्वैम क्या है भाई, तो क्वैम मीन्स होता है आशंका। क्वैम का सिनोनिम होता है मिसगिविंग, एप्रीहेंशन, मिसगिविंग, एप्रीहेंशन, डाउट भी कहेंगे इसके सिनोनिम में हम। बहुत अच्छे वर्ड आपको मिल रहे हैं, एरर के साथ साथ आपका सिनोनिम भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। तो येट द राइटर्स हैव नो क्वैम्स अबाउट डिपिक्टिंग द ग्लोरी। डिपिक्ट मीन्स होता है चित्रण करना, वर्णन करना। डिपिक्ट मीन्स चित्रण करना या वर्णन करना। इसका सिनोनिम होता है पोर्ट्रे, पोर्ट्रे, चित्रण करना, वर्णन करना। तो आंसर बी होगा, इन के जगह हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। नाउ इट इज 17 हियर एंड द क्वेश्चन इज, द डायरेक्टर प्रेफर्स योर प्लान देन दैट गिवन बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी। अब ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। प्रेफर जब यहाँ लगा हुआ है तो दैन का प्रयोग नहीं, टू का प्रयोग करना होगा। प्रेफर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू का प्रयोग होता है। प्रेफर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू का प्रयोग होता है। इट इज 18 हियर, आई ऑलवेज प्रीफर, फिर प्रेफर से ही क्वेश्चन आया यानी आगे टू ही होगा। वर्किंग इन अ रिलैक्स्ड एटमोसफेयर, एटमोसफेयर के सिनोनिम के रूप में
आप इन्वायरमेंट का यूज कर सकते हैं, माहौल, वातावरण, रिलैक्स्ड एटमोस्फेयर, देन वन के जगह टू का प्रयोग कीजिए। फुल ऑफ टेंशन एंड एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मीन्स होता है चिंता, उद्विग्नता, एंक्सस से बना है एंग्जाइटी, इसका सिनोनिम होता है वर्री, एंग्जाइटी, वर्री, चिंता। नाउ इट इज, तो आंसर इसका सी होगा। नाउ इट इज 19 हियर एंड द क्वेश्चन इज you shouldn't discuss about. It is so simple, you know. I have already explained it in one of the previous questions. Answer B होगा discuss का मतलब होता है talk about, और यही कारण है कि डिस्कस के साथ हम अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आपको अबाउट लगाना ही है तो डिस्कस के जगह आपको टॉक का प्रयोग करना चाहिए। Now it is 20 here. When you have read these books, please return them to me. जब आप किताब पढ़ गए हैं तब आप इसे मुझे लौटा दें। इससे बेहतर होगा कि इन किताबों को पढ़ लेने के बाद आप मुझे लौटा देंगे। तो when को हटा दीजिए, आंसर ए होगा, और when के जगह पर आप आफ्टर का प्रयोग कर दीजिए या इफ का भी प्रयोग कर दें तो हो जाएगा कि यदि आप इन किताबों को पढ़ चुके हैं तो कृपया मुझे लौटा दें। तो यदि से भी बनेगा, आफ्टर से भी बन जाएगा, लेकिन व्हेन से अटपटा है, यह कोहेरेंट नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। नाउ इट इज 21। विल यू प्लीज बाई सम जैगरी फॉर मी इफ यू गो टू द मार्केट। क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ जैगरी खरीदेंगे जब आप बाजार जाएंगे। यदि आप बाजार जाएंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर कोई शर्त नहीं है। मैंने कहने वाला यह कहना चाहता है कि क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ जैगरी खरीद देंगे जब आप बाजार जाएंगे। तो जब, व्हेन। अब जैगरी जो है इसे हम लोग मीठा कहते हैं, गुड़, मीठा या गुड़। तो आंसर आपका कौन सा होगा, सी। आंसर होगा सी। नाउ इट इज 22 हियर। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, राजीव इज वेरी ऑनेस्ट, राजीव बहुत ईमानदार है, एंड कैन बी डिपेंडेड। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो वाक्य के लास्ट में आते हैं और तब हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ प्रेपोजिशन भी देना चाहिए था, और अंत में प्रायः ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर होना चाहिए था डिपेंडेड अपॉन, क्योंकि डिपेंड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन अपॉन लगता है। तो कोई भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला शब्द अगर अंत में आ रहा है तो प्रेपोजिशन को गायब न करें, वरना सेंटेंस गलत होगा। मेरे विचार से राजीव बहुत ऑनेस्ट है और उस पर यहाँ देखिए पर का अर्थ आ रहा है, भरोसा किया जा सकता है। तो डिपेंड में ये हम ज़्यादा लिख दिए, डिपेंडेड अपॉन होगा। डिपेंड अपॉन का दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक तो होता है निर्भर होना और इसी का दूसरा अर्थ होता है भरोसा करना। भरोसा करना, तो आंसर यहाँ पर सी होगा। अपॉन जोड़ेंगे तब यह सेंटेंस करेक्ट होगा। नाउ इट इज 23 एंड द क्वेश्चन इज देयर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी प्रूडेंटली। कई तरीके हैं स्किलफुली, चालाकी से, कुशलतापूर्वक मनी इन्वेस्ट करने के लिए। स्किलफुली, प्रूडेंटली का सिनोनिम होगा मनी इन्वेस्ट करने के लिए कई सारे तरीके हैं। एंड मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स, और उन निवेशों से खास और ठोस लाभ कमा लेने के भी कई तरीके हैं। तो सब्सटेंशियल प्रॉफिट है ही, प्रॉफिट के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता ही है, तो कहीं एरर नहीं है, इसलिए आंसर 23 का ई होगा।
कोई एरर नहीं है। सब्सटेंशियल एडजेक्टिव है। सब्सटेंशियल का सिनोनिम होता है कंक्रीट, कंक्रीट, और दोनों का अर्थ होता है ठोस। सब्सटेंशियल और कंक्रीट सिनोनिम होते हैं। नाउ इट इज 24। राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विद वन आई। टोटली रॉन्ग क्वेश्चन। विद यहां गलत है, आंसर बी होगा। अब देखिए, ब्लाइंड इन वन आई होता है। ब्लाइंड इन वन आई, एक आंख से अंधा। ब्लाइंड ऑफ बोथ द आईज, दोनों आंखों से अंधा। और ब्लाइंड टू महटियाना, नजरअंदाज करना, अनदेखा कर देना। तो ये ब्लाइंड के साथ 3 प्रेपोजिशन यूज होते हैं। तो यहां विथ के जगह पर इन का प्रयोग होगा। नाउ इट इज 25 एंड द लास्ट ऑफ द सेट of today's set. Again 26 to 50 will be discussed in coming classes. So the question is, having to stay in the jungle that night, they had nothing to feed at. डबल मिस्टेक है इसके अंतर्गत। एक तो होता है फीड ऑन, और यहां आप देख रहे हैं फीड एट। आंसर डी होगा, ऑन होगा। फीड ऑन मीन्स कुछ खाकर गुजारा करना। कुछ भी खाकर गुजारा करने के लिए वहां नहीं था, तो फीड ऑन होगा। फीड ऑन मीन्स गुजारा करना। और हैविंग के बाद 2 + V1 का प्रयोग जो है यहां सुटेबल नहीं है। हैविंग स्टेड, हैविंग प्लस V3 होता है। हैविंग प्लस 2 + V1 भी होता है। जैसे आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ वो स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं है। यहाँ होगा ठहरने पर। जंगल में अब रात में उन्हें ठहरना पड़ा, और ठहरने पर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, यानी ऐसा कुछ नहीं था जिस पे वे गुजारा कर सकें रात में। तो 25 का आंसर डी भी होगा और आंसर ए भी होगा। कोई एक टाइप मिस्टेक है। तो इस तरह से मैंने इस टोटल 25 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।